नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है फिक्र आपकी। और आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आपकी फिक्र की कौन कौन सी खबरें आई है स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कंधे पर काल, हिमालय पर पहुंचा इगला। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार कहां कर सकती है। हम आपको बताएंगे कि हमारे जवान अपने कंधे पर दुश्मन का काल लेकर एलएसी पर गश्त कर रहे हैं। थाई कैनाल की काट, 3 द्वीपों से दुश्मन संहार। भारत ने एलओसी पर मोर्चा संभाली रखा है। अब यह तैयारी हिंद महासागर तक बढ़ चुकी है। वॉरशिप 1, दुश्मन 2 और साजिश अनेक। आज हम आपको बताएंगे कि जिस पाकिस्तान के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, उसे चीन ने अपना सबसे खतरनाक युद्धपोत क्यों बेचा है। और फिर बात होगी पाक के 5 झूठ की, जिसे हिंदुस्तान ने बेनकाब किया, इमरान खान का मजाक करार दे दिया है। सुशांत की मिस्ट्री, ऑटोप्सी उगलेगी राज। हम बताएंगे कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है, जिस पर सुशांत की मौत की जांच टिकी हुई है। इस वक्त चीन की एक बड़ी साजिश की एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। खबर यह है कि एलएसी पर स्टैंड ऑफ के बीच चीन ने साइबर वॉर का एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया है, जो भारत से लेकर पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। चीन के एयरफोर्स के सीक्रेट ऑपरेशन का नाम है प्रोजेक्ट पेगासस, जिसमें चीन दूसरे देश की सेनाओं पर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमले कर सकता है। अपने ऊपर होने वाले हमले रोकने के साथ साथ दूसरे देशों पर साइबर हमला कर सकता है। दूसरे देशों के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट को जाम कर सकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। चीन की साइबर सेना लैंग्वेज को ब्रेक करने और गलत जानकारियां फैलाने में जुटी हुई है। और इस ऑपरेशन में चीन बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर का वायरस फैला सकता है। यह पहला मौका है जब चीन की सेना सीधे तौर पर इस तरह के अटैक को अंजाम देने की तैयारी कर रही है। यानी भारत और चीन का तनाव हर रोज नई तलखी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको पता तो होगा ही किस तरीके से पीएलए का एक विंग है जो साइबर वॉरफेयर को मैनेज करता है। और इसी खबर को हम आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि चीन की हर सीक्रेट चाल का भारत कैसे खुलेआम जवाब दे रहा है। अब हिमालय पर हिंदुस्तान ने इगला की टुकड़ी तैनात कर दी है, जो चीन के आसमानी सूरमाओं को पलक झपकते ही जमीन दोज कर देगी। एलएसी पर भारत ने सुखोई उड़ाया तो ड्रैगन आर्मी के हाथ पांव फूल गए। हिमालय पर राफेल ने हुंकार भरी तो सरहद पार दोनों दुश्मनों के अकल ठिकाने आ गए। राफेल की पेट्रोलिंग मात्र से विश्व शक्ति का दम भरने वाले चीन का सारा खेल खराब हो गया। और अब एलएसी के रण क्षेत्र में यह है चीन की लाल सेना का नया काल। यह है जिनपिंग की रेड आर्मी को वार्निंग देने वाली मिसाइल। नाम है इगला एस। लद्दाख की चोटियों पर अब चीनी साजिश को माकूल जवाब मिलेगा। चीन के हेलीकॉप्टर ने अगर एलएसी पर सीमा लांघी तो ये मिसाइल ऑन द स्पॉट सबक सिखाएगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब भारतीय सेना के जवान कंधे पर इसे रखकर चीन की तरफ आंखें गड़ाए बैठे हैं। अगर चालबाज चीन ने ये गलती की तो सफेद हिमालय पर उसका संहार होगा। देखिए, न गाड़ी पर लादने का झंझट, न ही पहाड़ पर चढ़ाने की मुसीबत। बस हाथ में उठाया, कंधे पर रखा और दुश्मन की तरफ फायर कर दिया। यही है चीन को अपनी हद में रहने की हिदायत देने वाला नया भारतीय अस्त्र। रूसी मूल के इगला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय सैनिकों को सीमा पर महत्वपूर्ण ऊंचाई पर तैनात किया गया है, जो दुश्मन देश के हवाई जहाजों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। रूसी मूल के इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों द्वारा किया जाता है। और इसका उपयोग तब होता है जब दुश्मन के लड़ाकू जेट या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा या फिर जहां जवान तैनात हैं उसके करीब आ जाते हैं। 2.5 किलो वजन वाली इस मिसाइल का रेंज है 6 किलोमीटर और स्पीड है 400 मीटर प्रति सेकंड। मतलब चीन का हेलीकॉप्टर अगर भारतीय सीमा में घुसा तो पलक झपकते उसके परखच्चे उड़ा देगी ये मिसाइल।
आपको बता दें कि भारत की ओर से चीन की हवाई आवाजाही पर नजर रखने के लिए रडार और सतह से लेकर हवाई मिसाइल सिस्टम तक की तैनाती की गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय जवानों ने कई बार देखा है कि चीन के चॉपरों ने भारतीय क्षेत्र में आने की कोशिश की है। इसीलिए मई के पहले हफ्ते में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारत ने अपने सुखोई 30 MKI को तैनात किया। भारत झिंजियांग और तिब्बत क्षेत्र में PLA के होटन, गरगुंसा, काशगर, होपिंग, टोकाका, टोंगांग, लिंझी और पंगत हवाई अड्डों पर कड़ी नजर रख रहा है। ये सभी हाल के दिनों में अधिक सक्रिय रहे हैं। उसी कड़ी की नई तैयारी है ईगल-आय मिसाइल के साथ भारतीय जवानों की लद्दाख पर तैनाती। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब हिमालय के बाद बात करते हैं हिंद महासागर में भारत की तैयारियों की। जमीन से लेकर आसमान तक चीन की हर चाल से निपटने के लिए भारत ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारत अब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। कैसे, यहां पर दिखाएंगे। देखें आप, देखिए इंडियन ओशन की अगर बात की जाए तो यहां पर सबसे 40% ट्रेड ऑयल की अगर बात की जाए दुनिया का यहीं से होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब पूर्वी अंडमान के शिवपुर में नेवल एयर स्टेशन ISI कोहासा को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। रनवे की लंबाई जो है बढ़ाई जा रही है ताकि यहां से फाइटर जेट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को किसी भी ऑपरेशन के लिए भेजा जा सके। शिवपुर के साथ ही निकोबार में कैम्बेल एयर स्ट्रिप पर बड़ी तैयारी चल रही है। यह देख रहे हैं आप किस तरीके से। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यहां रनवे को फाइटर जेट के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल कैम्बेल एयर स्ट्रिप को लेकर कई सेंसिटिव जानकारियां जो हम सुरक्षा के लिहाज से आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तीसरा है लक्षद्वीप का अगत्ती एयर स्ट्रिप। अगत्ती एयर स्ट्रिप हिंदुस्तान के शानदार एयर स्ट्रिप में से एक है और यह लक्षद्वीप में समंदर के बीचों बीच है। इसे भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यहां फाइटर जेट और मिसाइल बैटरी तैनात हो सके। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत की इस तैयारी की कितनी आवश्यकता है। हिमालय पर ड्रैगन को बुरी तरह पीटने के बाद भारत ने चीन को हर मोर्चे पर घेरना शुरू किया। यहां तक कि भारतीय जल शक्ति ने भी यलगार भरी। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने सामरिक दृष्टि से अहम जगहों पर अपने पोत तैनात किए। पिछले दिनों यहां पर भारत के मित्र देश अमेरिका और जापान ने अपने जंगी बेड़े को पहुंचाया। USS निमित्ज और भारतीय नौसैनिक जहाज INS राणा और INS कुलिश युद्धाभ्यास में शामिल हुए। भारत, अमेरिका और जापान की स्त्री शक्ति को एक साथ देख ड्रैगन आर्मी के पसीने छूट गए। मतलब ये कि भारत अब समुद्री जंग की तैयारियों में भी जुट गया है। सरकार अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जरिए चीन को कंट्रोल करने पर ध्यान दे रही है। गलवान घटना के बाद सरकार ने 19 साल पहले गठित हुए अंडमान निकोबार कमांड यानी ANC को एक्टिव कर दिया। यहां सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाने लगा। आपको बता दें कि ANC देश की एकमात्र कमांड है जिसमें थल, वायु और नौसेना तीनों का ही एक ऑपरेशनल कमांडर है और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस कमांड को फिर से मजबूत किया जा रहा है। पूर्वी अंडमान के शिवपुर में नेवल एयर स्टेशन INS कोहासा के रनवे को बढ़ाने और जमीन मुहैया कराने के लिए काम चल रहा है। भारत इस क्षेत्र में और युद्धपोत, फाइटर जेट, मिसाइल बैटरी और थल सेना को तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सरकार ने 5,650 करोड़ की लागत से 10 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और इसमें कमोरता द्वीप तक के लिए 10,000 फीट का एयर इनक्लेव रनवे बनाने की भी योजना है। इसके अलावा निकोबार में कैम्बेल एयर स्ट्रिप को बढ़ाया जा रहा है, जिसके बन जाने से कैम्बेल स्ट्रिप पूरी तरह लड़ाकू ठिकानों में शामिल हो जाएगा। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि वो अपनी आइलैंड टेरिटरीज जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स
और लक्षद्वीप, वहाँ पे अपनी नेवल और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाएगी। अंडमान निकोबार के अलावा लक्षद्वीप में अगत्ती एयर स्ट्रिप को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी मलक्का स्ट्रेट तक और अरब सागर अदन की खाड़ी तक सुरक्षित हो जाएगी। भारत की इन तैयारियों को ही देखकर समंदर चीन में नई चाल चलने लगा है। चीन इतना घबराया हुआ है कि थाईलैंड के बीच एक नहर के निर्माण में पैसा झोंकने जा रहा है। इसका नाम है करा कैनाल प्रोजेक्ट उर्फ थाई कैनाल प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल मीडिया में चल रही खबरों की माने तो चीन थाईलैंड के महत्वाकांक्षी करा कैनाल प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को तैयार हो गया है। बताया जा रहा है कि अगर ये नहर बनकर तैयार हुई तो चीन हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौती पेश कर सकता है। अब जानिए कि करा कैनाल प्रोजेक्ट है क्या और भारत के लिए चुनौती कैसे बन सकता है। थाईलैंड की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसका एक हिस्सा दक्षिण चीन सागर में खुलता है तो दूसरा हिंद महासागर में। थाईलैंड पनामा नहर की तरह बीचों बीच से एक नहर बनाना चाहता है। यह नहर दक्षिणी चीन सागर को सीधा हिंद महासागर से जोड़ देगी। थाईलैंड को उम्मीद है कि यह प्रोजेक्ट उसके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इससे सिंगापुर के रास्ते हिंद महासागर को जाने वाले जहाज सीधा इस नहर से होकर गुजरेंगे। इससे उसे बड़ा रेवेन्यू हासिल हो सकता है। थाईलैंड इस प्रोजेक्ट के लिए 200 सालों से कोशिश कर रहा था, लेकिन पैसे की कमी के चलते इसमें हाथ नहीं डाल पा रहा था। चीनी अधिकारियों ने थाई सरकार से इस बारे में संपर्क करके इस तरह के निर्माण में फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देने का प्रस्ताव दिया है। चीन इसे अपने महत्वाकांक्षी वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट के तहत डेवलप करना चाहता है। भारत यहाँ चीन की कमजोरी को बखूबी जानता है, इसलिए कैरा कैनाल की भनक लगने से पहले और गलवान की घटना के बाद से ही भारत अपने इन द्वीपों पर भारी सैन्यीकरण करने में जुट गया है, ताकि किसी भी वक्त समंदर में चीन की नब्ज को काटा जा सके। तो देखा आपने, थाईलैंड के करा कैनाल में चीन की दिलचस्पी बताती है कि वो भारत के मजबूत होते द्वीपों से कितना घबराया हुआ है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? दरअसल दुनिया का 25% कारोबार मलक्का स्ट्रेट के जरिए ही होता है। सोचिए जरा, चीन के कुल व्यापार का भी बड़ा हिस्सा मलक्का के रास्ते ही जाता है। यहां तक कि चीन अपनी तेल की जरूरतों को पूरी करने के लिए करीब 80% तेल इसी रास्ते से आयात करता है। भारत के पास अंडमान में इतनी सैन्य शक्ति उपलब्ध है कि वो बड़े आराम से मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। यही कारण है चीन इन द्वीपों से इतना भयभीत रहता है, इतना घबराता है। समंदर में चौतरफा घिरता चीन इस कदर घबराया और बौखलाया हुआ है कि साउथ चाइना सी को उसने वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बना डाला है। और ये एग्जैजरेशन नहीं है, यह अतिशोक्ति नहीं है। आज तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होते होते बचा। ध्यान से देखें आप, चीन इस वक्त साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसका मकसद है ताइवान को धमकाना और अमेरिका को आंखें दिखाना। एक नजर से वो वियतनाम को भी देख रहा है। लेकिन पीएलए की इस ड्रिल में अमेरिका के U-2 स्पाई प्लेन जा घुसा। जिस इलाके को पीएलए ने नो फ्लाइट जोन घोषित कर रखा था, अमेरिका का जासूसी विमान उसी इलाके में घुसा, जिस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन के डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में इसे उकसाने वाला कदम बताया गया, लेकिन इसको कहते हैं सीधे जाकर परेशान करना, जो कि अमेरिका ने किया। तो जिस इलाके में चीन वॉर एक्सरसाइज कर रहा था, उसी इलाके में अमेरिका ने अपना प्लेन भेजकर चीन की हवाइयां उड़ा दी और बता दिया कि चीन की हर हरकत पर उसकी नजर है। नेवी ने वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है और इस समुद्री इलाके में किसी भी तरह की आवाजाही को 29 अगस्त तक रोक दिया गया है। चीन की नेवी एंटी शिप, एयर डिफेंस और एंटी सबमरीन एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। चीन की इस ड्रिल का मकसद ताइवान और उसके साथ खड़े अमेरिका को धमकाना है, क्योंकि ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन को फिर से साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन अमेरिका को यह दिखाने में जुटा है कि समुद्र में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती और इसकी गंभीरता बताने के लिए चीन एक साथ 4 समुद्री इलाकों में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की नेवी की एक टुकड़ी साउथ चाइना सी में जंगी रिहर्सल कर रही है, तो दूसरी टुकड़ी ईस्ट चाइना सी में
एक और टुकड़ी येलो सी और बोहाई सी में युद्धाभ्यास कर रही है। एक साथ 4 समुद्री इलाकों में चीन का जंगी तैयारियां परखने का मकसद साफ है। चीन अमेरिका को यह दिखाना चाहता है कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और येलो सी में अलग अलग जगहों पर कभी भी उसके जवान मोर्चा संभाल सकते हैं। चीन के साथ मिलकर अमेरिका से लोहा लेने के लिए रूस भी अपनी तैयारियां परख रहा है। एक ओर चीन की नेवी समंदर में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, तो दूसरी ओर चीनी फौज रूस में वॉर गेम खेल रही है। रूस में चल रहे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स में रूस और चीन के एलीट ट्रूप शामिल हुए हैं, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर दुश्मन से लड़ने की तैयारियों को परखा जा सके। जल और थल के साथ ही चीन अब नभ में भी अपनी ताकत की नुमाइश करने में जुटा है। चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स ने चीन की एयरफोर्स का एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें एक सैनिक चीन के H-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को दिखा रहा है, उसकी खूबियां गिना रहा है, बता रहा है कि इससे क्रूज और एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्च की जा सकती है, चाहे दिन हो या रात। चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है अमेरिका के उस सुपर फाइटर से, जो चीन पर नकेल कसने के लिए एक्शन में आ गया है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को मोर्चे पर भेज दिया है। 3 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स हिंद महासागर में डट गए हैं, जो B-6112 एटम बम से लैस हैं। ये विमान एक साथ 16 परमाणु बम ले जा सकता है। रडार की पकड़ में आए बिना 50,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। बिना रिफ्यूलिंग के 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और इस सुपर योद्धा की जहां तैनाती हुई है, वो चीन को चिंता में डालने वाला है, लेकिन ताइवान और भारत का मनोबल बढ़ाने वाला है। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स को डियागो गार्सिया में तैनात किया गया है, जो हिंद महासागर में द्वीप समूह है और अमेरिकी नेवल बेस है, जहां से बीजिंग की दूरी करीब 6,917 किलोमीटर है। ताइवान की दूरी 6,292 किलोमीटर है और LAC तक की दूरी 4,640 किलोमीटर, जबकि B-2 बॉम्बर्स की रेंज 11,000 किलोमीटर है। मतलब ये कि साउथ चाइना सी से लेकर LAC तक कोई भी चालबाजी से पहले चीन को 1000 दफा सोचना पड़ेगा। समुद्र में चल रही चीन की वॉर एक्सरसाइज हो या फिर अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती, ये एक दूसरे की ताकत परखने का तरीका है। चीन को दक्षिण चीन सागर में अपनी दादागिरी जाती दिख रही है, इसीलिए उसने अपने सारे हथियार निकाल रखे हैं, जबकि अमेरिका भी सागर में बीजिंग का फैलाया जाल काटने पर आमादा है, ताकि नीले रण क्षेत्र में लाल गुस्ताखी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके, ये विवाद हमेशा के लिए दफन हो सके। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस बीच लद्दाख में भारत के साथ गतिरोध पर आमादा चीन अब खुलकर पाकिस्तान की ताकत बढ़ा रहा है। चीन ने अपनी नेवी का सबसे खतरनाक युद्धपोत पाकिस्तान को भेज दिया। शंघाई में पूरे गाजे बाजे के साथ इस वॉरशिप को लॉन्च किया गया। अगले साल तक चीन पाकिस्तान को 4 वॉरशिप बेचने वाला है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान चीन से युद्धपोत कैसे खरीद सकता है। दरअसल ये विस्तारवाद की एक और साजिश है। कैसे, आप खुद देखें। घातक मिसाइलों और लॉन्चर से लैस 4,000 टन का जंगी जहाज, जो न सिर्फ रडार को चकमा देने में सक्षम है, बल्कि आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक किसी भी दिशा से होने वाले दुश्मन के हमले को भांपकर उसे नाकाम कर सकता है। चीनी नौसेना की रीढ़ माने जाने वाले इस वॉरशिप का खतरा बहुत जल्द भारत के पड़ोस में आने वाला है। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान के जंगी बेड़े में शामिल होने वाला है। शंघाई के हुडांग झांगहुआ शिपयार्ड में चीन ने टाइप 054 क्लास फ्रिगेट को लॉन्च किया, जिसके तत्काल बाद ही पाकिस्तानी नौसेना के DGPR रियल एडमिरल जावेद ने ट्वीट कर अपनी आवाम को यह खुशखबरी दी और युद्धपोत का वीडियो भी शेयर किया। पाकिस्तान और चीनी नौसेना के बड़े अधिकारी भी इस मौके पर शिपयार्ड में मौजूद थे। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह साजिश पूर्वी लद्दाख में भारत से टकराने से पहले की है और सोची समझी है। भारत के लिए खतरे की बात यह है कि चीन का युद्धपोत मिलने के बाद पाकिस्तान की नौसेना की शक्ति दोगुनी हो गई है, जबकि 2017 की डील में चीन ने पाकिस्तान को 4 युद्धपोत देने का करार किया था। बताया जा रहा है
कि चीन 2021 तक पाकिस्तान को 4 वॉरशिप डिलीवर कर देगा, लेकिन पीएलए की नेवी की 1054 एपी फ्रिगेट की कीमत है $350 मिलियन और इस हिसाब से 4 वॉरशिप के लिए पाकिस्तान को चीन को $1.4 बिलियन यानी 23,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपये देने होंगे। इस करार से सवाल ये उठता है कि जो पाकिस्तान सऊदी अरब का $1 बिलियन का कर्ज लौटाने के लिए चीन के सामने हाथ फैलाता है, वो एक हफ्ते के अंदर $1.4 बिलियन के 4 युद्धपोत कैसे खरीद सकता है? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन इस सौदे की आड़ में पाकिस्तान में नेवल बेस बनाने की साजिश रच रहा है, भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पाकिस्तान नेवी के लिए मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाइज के तहत है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स के मुताबिक 2021 तक 4 दी जाएंगी, ये पहली है और 3 बाद में दी जाएंगी, जो कोशिश है पाकिस्तान की नेवी की कॉम्बैट पावर को बढ़ाने के लिए। सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान पर इस मेहरबानी की वजह क्या है, क्योंकि चीन ने इतना ताकतवर युद्धपोत आज तक किसी देश को नहीं बेचा। एक 134 मीटर लंबा 054 एपी मल्टीपर्पज स्टेल्थ फ्रिगेट युद्ध के हर साजो सामान से पूरी तरह से लैस होगा। युद्धपोत पर PJ-2676 mm गन, 8C-803 एंटी शिप मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली HQ-16 मिसाइल की 32X वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम सेल्स, 2X टाइप 730 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2X ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर भी मौजूद होंगे। इसका मतलब ये भी है कि जहाज पर तैनात होने वाले 165 क्रू मेंबर्स को छोड़कर सब कुछ चीन का होगा। ये बात अलग है कि चीन के युद्धपोत पहुंचने के बावजूद समंदर में भारत की सामरिक ताकत अभी भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान के पास अभी 9 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, जबकि भारतीय नौसेना में अभी 13 फ्रिगेट्स तैनात हैं। भारत के लिए ये जरूरी है कि हम अलर्ट रहें और इन सब गठबंधन की जो कार्रवाई हैं इन पर खास नजर रखी जाए और हमको अपनी तैयारी हर पहलू पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलर्ट रखना और हमारे लिए सब ये जो इलाके हैं बहुत जरूरी हैं इस समय पर। दरअसल JF-17 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में भी चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान को 70% हथियार सप्लाई कर रहा है, लेकिन चीन ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, बल्कि भारत के पड़ोस में वो खुद को तैयार कर रहा है ताकि वो चारों तरफ से घेरा बनाकर LAC पर अपने विस्तारवाद को अमली जामा पहना सके। भारत को अपना आर्थिक गुलाम बनने पर मजबूर कर सके, भारत की तरक्की रोक सके और भारत को चीन के इसी चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, दुश्मन को रोकना होगा और आगे बढ़ना होगा। कानपुर के बिकरू गांव कांड में एक बड़ी खबर आ रही है। TV9 भारतवर्ष को 2 ऐसी एक्सक्लूसिव ऑडियो क्लिप मिली हैं जिससे यह पता चलता है कि गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस की दबिश की पहले से जानकारी थी। यानी चौबेपुर के विभीषणों ने ही उस रात खाकी वालों के खून से होली खेली थी। TV9 भारतवर्ष के पास 2 ऑडियो क्लिप हैं। बिकरू गांव कांड के तत्काल बाद के ऑडियो क्लिप हैं। इसमें तत्कालीन SSP दिनेश कुमार और तत्कालीन चौबेपुर SO विनय तिवारी की बातचीत में विनय तिवारी ने माना कि विकास दुबे मौके पर घात लगाकर बैठा था। साथ ही पुलिसकर्मियों को विनय तिवारी फायरिंग के वक्त छोड़कर भाग गया था। अब आपको वो एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनाते हैं जिसमें SSP से बातचीत में विनय तिवारी उस रात के सारे राज खोल रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ विनय। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे। उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आगे इधर से रही है। घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा था। अच्छा सर। तो उनको पता था पुलिस फोर्स नहीं है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। अच्छा सर। टोटल 2 लोग घायल है? 2 नहीं सर, 4 हो गए सर। फोर्स तितर बितर है, धीरे धीरे सभी का पता लगाया जा रहा है सर।
तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था, और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा ये बताओ कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर हैं सर, और पिस्टल के फायर। अच्छा, पिस्टल और 315 के फायर है, और लगातार चला रहे हैं? अभी बंद कर करके आदमी देख के चला रहे हैं? आदमी देख के चला रहे हैं। जो विनय तिवारी था ये वहां पर आंखों देखा हाल बताने के लिए था या पुलिस वाला था वहां पर? सोचिए। अब आपको बता दें कि ये 2 जुलाई की रात का ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। उसी रात बिकरू गांव में विकास दुबे गैंग ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद विकास दुबे समेत उस गैंग के तमाम लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के झूठ से पर्दा उठाया और पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुआ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान मिशन की ओर से किए गए फर्जी दावों की बारी बारी से धज्जियां उड़ाई। कैसे? आप खुद देखें। पाकिस्तान में झूठ की फैक्ट्री चल रही है। प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, संतरी, डिप्लोमेट और यहां तक कि सेना के अफसर भी हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चला रहे हैं, और उसकी एक बानगी है यूएनएससी में पाकिस्तान के 5 झूठ का पर्दाफाश। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके दूत मुनीर अकरम को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलने का मौका मिला, जबकि सत्र यूएनएससी के गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने एक बयान जारी कर कहा, हमने पाकिस्तानी मिशन के संयुक्त राष्ट्र में दिए बयान को देखा है और हम ये समझने में नाकाम हैं कि आखिर पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद का सत्र गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। बावजूद इसके भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ का भी जवाब दिया है और पड़ोसी देश को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि वो सरहदों पर फैलाए जा रहे आतंकवाद से पीड़ित है। पाकिस्तान के इस झूठ पर भारत ने दुनिया को टेरर कैंप्स की याद दिलाई है जो पाकिस्तान के ही अंदर चल रहे हैं। और तो और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 2019 में यूनाइटेड नेशंस महासभा में खुद कबूल कर चुके हैं कि उनके देश में ऐसे 40 से 50 हजार आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने कहा कि वहां अलकायदा नहीं है, जिसके देश में ओसामा बिन लादेन जैसा इंटरनेशनल आतंकी पकड़ा गया हो, अलकायदा का आका मारा गया हो। बावजूद इसके ये झूठ पाकिस्तान ही बोल सकता है। भारतीय मिशन ने इमरान के इस झूठ का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूछा कि जिस आतंकी ओसामा को इमरान शहीद बताते रहे हैं वो कहां पकड़ा गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। दशकों से हिंदुस्तान में आतंकियों को स्पॉन्सर कर रहे पाकिस्तान के इस झूठ को भारतीय मिशन ने मजाक करार दिया। मिशन ने कहा कि यह दावा ऐसा देश कर रहा है जिसने सीमा पर आतंकवाद को पनाह दी है, जिसने दुनिया को आतंकवाद का जख्म दिया है। यूएन के आतंकवादियों की लिस्ट में भारत के भी आतंकी के नाम हैं। भारत ने इमरान के इस झूठ पर उन्हें आईना दिखाया है और बताया कि 1267 प्रतिबंधों की सूची देख लें, जो समिति सिर्फ सबूतों के आधार पर काम करती है, न कि अफवाहों पर। भारत के अल्पसंख्यकों और कश्मीरियों की बात की। भारत की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर हास्यास्पद बातें करता है, जबकि पाकिस्तान में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों की आबादी काफी कम हो गई है। ये अब 3% ही रही है। हमारी जो वहाँ पर परमानेंट मिशन है, वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल एक एक करके सारे जो उनके झूठ हैं सबका एकदम पर्दाफाश कर दिया है, जिससे कि पूरी दुनिया के सामने एकदम फिर मालूम चल गया है जो पाकिस्तान झूठ बोलने में कितना माहिर है। आतंकियों को तो पूरी दुनिया में फैलाता ही है, परंतु झूठ बोलने में भी
वो सबसे माहिर है। भारत ने दुनिया के सामने साफ कर दिया कि पाकिस्तान का सिर्फ एक मकसद है और वो है भारत के खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडा फैलाना। और दुनिया को इस प्रोपेगेंडा से सावधान रहना होगा। एक आतंकी मुल्क की सुनने की जगह आतंक पर वार करना होगा। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। अमेरिका चीन विवाद के बीच टली जंग। पीएलए की न्यूक्लियर ड्रिल में घुसा यूएस का जासूसी प्लेन। चीन ने दिखाई खड़ी प्रतिक्रिया। चीनी एयरफोर्स ने शुरू किया प्रोजेक्ट पेगासस। दूसरे देशों पर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्राइक कर सॉफ्टवेयर और सैटेलाइट को कर सकता है बर्बाद। बड़े स्तर पर फैला सकते हैं वायरस। जैश आईएसआई की नई साजिश का खुलासा। पुलवामा जैसे हमले का बनाया प्लान। आतंकी शकील अहमद को भेजा भारत। पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों के साथ ली है ट्रेनिंग। पुलवामा पर पाकिस्तान के पाप के सबूत कोर्ट में पेश। एनआईए ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। आतंकी मसूद अजहर मुख्य आरोपी। 1 सितंबर को अगली सुनवाई। गोरखपुर में पकड़े गए आईएसआई के एजेंट ने हनी ट्रैप प्लान का किया खुलासा। पैसों के बदले पाकिस्तान को बेचता था बीएसएफ। कैंप, एयरफोर्स स्टेशन और रेलवे स्टेशनों के वीडियो। नस्लीय विरोध की आग में जल रहा है अमेरिका। केनोशा शहर में प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति में लगाई आग। सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़प। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी भूषण को सीबीआई का समन। बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर से भी होगी पूछताछ। सुशांत केस में ड्रग एंगल से भी होगी जांच। ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से को तफ्तीश के लिए लिखी चिट्ठी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हो सकता है संसद का मानसून सत्र। कोरोना काल में बिना छुट्टी के चलेगी संसद की कार्रवाई। मानसून सत्र में होगी 18 बैठकें। पाकिस्तान के पाप का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। पुलवामा में शहीद जवानों के गुनहगारों के नाम सामने आए हैं। पुलवामा आतंकी हमले में जांच एजेंसी एनआईए ने आज चार्जशीट फाइल कर दी। चार्जशीट में हमले को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से बहावलपुर में ही पुलवामा अटैक की साजिश रची गई थी। चौदह फरवरी 2019। पुलवामा, दक्षिण कश्मीर। डेढ़ साल पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा हमला हुआ। काफिले की एक गाड़ी से सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से लदी हुई मारुति इको भिड़ा दी। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। अब इस केस में पाकिस्तान की साजिश का सबूत सामने आ गया है। नापाक आतंकी संगठनों के करतूतों का काला चिट्ठा। एनआईए की चार्जशीट। डेढ़ साल की जांच पड़ताल के बाद एनआईए ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में हमले के मास्टरमाइंड जैश के सरगना मसूद अजहर के साथ 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है, जबकि 5 को छोड़ बाकी सभी जैश के आतंकी एनआईए की गिरफ्त में हैं। ये सभी कश्मीर घाटी के रहने वाले हैं। चार्जशीट में जिन 13 जिंदा आरोपियों के नाम हैं, उनमें सबसे ऊपर मसूद अजहर और उसके 2 भाइयों रऊफ असगर मसूद और मौलाना अम्मार अली हैं। मसूद अजहर के दोनों भाइयों ने ही 22 साल के आदिल अहमद डार को बरगलाकर सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार किया था। पाकिस्तान से ही कश्मीर घाटी में करीब 20 किलो विस्फोटक भेजा गया। चार्जशीट में बताया गया कि आतंकी संगठन जैश ने ही आईएसआई और पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर साजिश रची और पुलवामा हमले को अंजाम दिया। एनआईए ने पुलवामा हमले में अम्मार अलवी का भी बड़ा हाथ होना माना है। अलवी पाकिस्तान में जैश के हेडक्वार्टर में बैठकर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। हालांकि वो बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान बच निकला था। एनआईए के पास जो सबूत मौजूद हैं, उनसे हमले की साजिश और फिर उसे अंजाम देने तक की सारी जानकारी मिलती है। साथ ही ये बात भी साबित होती है कि पाकिस्तान ने ही 1.5 साल पहले पुलवामा हमले की साजिश रची और वो अब भी जारी है। इस बार पाकिस्तान ने भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए हनी ट्रैप का हथकंडा अपनाया। हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एयरफोर्स और आर्मी से जुड़ी जानकारी पाना चाहती थी। भारतीय एजेंसियों ने जल्द ही आईएसआई की खतरनाक साजिश का पता लगा लिया और फिर ऑपरेशन गोरखधंधा शुरू किया।
समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने उसके एजेंट को दबोच लिया और नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। गोरखपुर में पकड़े गए एजेंट ने पूछताछ में आईएसआई के हनी ट्रैप प्लान का खुलासा किया। एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि आईएसआई एजेंट बीएसएफ कैंप, एयरफोर्स स्टेशन, रेलवे स्टेशन के फोटो और वीडियो भेजता था। एजेंट को पाकिस्तान से तस्वीरों के बदले पैसे दिए जाते थे। ये तय है कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। खबर है कि हाल ही में रावलपिंडी में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और आईएसआई के बीच एक बार फिर सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग भारत पर आतंकी हमले को लेकर की गई है। मसूद अजहर के भाई ने आईएसआई के 2 अधिकारियों से मुलाकात की। ये जानकारी मिलने के बाद से ही भारतीय खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि पुलवामा हमले से पहले भी इसी तरह की एक बैठक की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने में सीबीआई की 5 टीमें 5वें दिन भी फुल एक्शन में नजर आई। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी, कुक नीरज सिंह, नौकर दीपेश सावंत और केशव बचनेर से फिर से पूछताछ की। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सवाल जवाब हुए। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ हुई है। बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और केस के आईओ को समन जारी किया गया है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और दावा किया कि ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत के पेट में जहर घुल जाए। सुशांत सिंह की ऑटोप्सी पर उठते सवालों के बीच सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि कहीं अब सीबीआई भी मामले को सुसाइड मानकर ही तो जांच नहीं कर रही। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है, देखें रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए 5 दिनों से सीबीआई फुल एक्शन में है। रिया चक्रवर्ती और उनके पिता को छोड़ सुशांत के दोस्त, घर पर काम करने वाले, अकाउंटेंट सबसे पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके हाथ अभी भी खाली हैं। इसलिए अब सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराने वाली है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो होगी वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो जिनका सुसाइड कर लेते हैं और जिनकी मृत्यु सुसाइड की वजह से हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी असल में दिमाग का पोस्टमार्टम है, लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी तभी होती है जब आप कहीं न कहीं इसे सुसाइड के साथ जोड़कर देखते हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सीबीआई ने भी तो इसे सुसाइड केस नहीं मान लिया, क्योंकि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस बात की व्याख्या करने की कोशिश होती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। मरने वाले के मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके दोस्तों और परिवारों से बातचीत कर शोध किया जाता है कि मरने से पहले व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी, मौत से 1-2 हफ्ते पहले तक बर्ताव में क्या बदलाव आए थे, जिसके आधार पर मानसिक अवस्था का एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा। इससे पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों के फांसी लगाने के केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई थी। बुराड़ी फांसी कांड इसके आधार पर ही सुलझा था। अब उसी उम्मीद के साथ सीबीआई सुशांत के केस में इसे अपनाने जा रही है। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत की डायरी, व्हाट्सएप मैसेज चैट, सोशल मीडिया पर लिखी तमाम पोस्ट को स्टडी करेगी। सुशांत के परिवार, दोस्तों और उनके कर्मचारियों से सुशांत की मनोदशा के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। ये बोल रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से हुई, तो फैमिली हिस्ट्री भी लेना ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें मिलके फिर जो है एक प्रॉपर खाका तैयार होता है, जिसके बाद वो एक किसी डेफिनेटिव कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। लेकिन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की अपने आप में कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इसकी रिपोर्ट केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मानी जाती है, लेकिन इससे बहुत हद तक जांच की दिशा और दशा तय हो जाती है। और अब देखते हैं पॉजिटिव खबरें। भारत में 17 जगहों पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड के फेज 2 और 3 का ट्रायल शुरू किया है। भारत की क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के मुताबिक इनमें नाम लिखाने वालों को कोविशील्ड के 2 शॉट्स दिए जाएंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में देवदूत बने आईटीबीपी के 20 जवान, जिन्होंने एक घायल महिला को इलाज में मदद की। आईटीबीपी के जवान कठिन रास्तों को बड़ी आसानी से पार करते दिखे। इन जवानों ने 50 किलोमीटर पैदल चलकर घायल महिला को सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते व्यापार में मंदी की मार झेल रहे दिल्ली के व्यापारियों के बिजनेस को गति देने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जल्द ही एक ऑनलाइन दिल्ली बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिसके जरिए व्यापारियों के माल को दुनिया भर में पहचान मिल सकेगी। यानी पूरी दुनिया के लोगों को पता चल सकेगा कि भारत की राजधानी के व्यापारी किस तरह का सामान बनाते और बेचते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में पिछले 5 महीने से ठप पड़ी बस सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी गई है, जिसकी खुशी यात्रियों के चेहरे पर साफ देखने को मिली। बस में यात्रा के दौरान बस ड्राइवर समेत सभी यात्री चेहरे पर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। बिहार में अनलॉक 3 लागू होने पर ऑटो, टैक्सी और कैब संचालन को तो छूट मिल गई थी, लेकिन बस सेवा को अब शुरू किया गया है। और अब देखते हैं जो है सो। पहले ही सब डिजिटल हो रहा था, रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। अब मौका भी है, दस्तूर भी है। पहले जो लोग डिजिटल पेमेंट्स के नाम पर नाक मुंह सिकोड़ रहे थे, वो अब इसरार कर करके, जिद कर करके डिजिटली पे कर रहे हैं। वो ठेले वाले जो पहले ये पूछने पर कि यूपीआई से पैसे लोगे, यूं मुंह बिसूरते थे जैसे उन्होंने मुंह पर लिखा बेवकूफ पढ़ लिया हो, वो भी अब पूछने से पहले क्यूआर कोड सामने रख देते हैं। नोटबंदी के बाद सरकार जो लोगों से लाख कोशिशों के बावजूद नहीं करवा पा रही थी, वो अब खुद ब खुद हो रहा है। एक बार मैंने एक सब्जी वाले को कैश ऑफर किया तो उसने कहा, नहीं साहब सब्जी मत ले जाओ, कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा घर ले जाकर तरीके से धोऊंगा सब्जी, चिंता मत करो, दे दो। तो बोला नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नोट कैसे धोऊंगा, बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।